अब एक रूम टूटा हुआ है, इस पर अभी तो कोई विचार नहीं हो रहा है। तो आप ये देखिए, यहाँ ये एक छोटे से लंबाई में एक स्कूल है। ये इसमें हैरानी सिर्फ इस बात की है कि ये महज 20 किलोमीटर दूर है गांधी मैदान में अगर आपने गांधी जी की वो शानदार विशाल प्रतिमा देखी होगी जिसको सरकार ने बनवाया है, और विकास के प्रतीक के तौर पे आपने ओवरब्रिज देखे, पटना में जो नए पार्क बने हैं वो देखे, नए ब्रिज देखे हैं पटना में, चाहे वो ओवर ब्रिज हो या रेल के ऊपर जो रेल ट्रैक के ऊपर बनाए गए ब्रिज हो, वो सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये 3 कमरों के स्कूल में चल रहा है, 5वीं क्लास तक का स्कूल जिसमें डबल शिफ्ट है, और बाथरूम के नाम पर एक छोटी सी जगह यहाँ है, पानी के तौर पर एक नलका भी लग गया है। ये विकास की बात जो है, अगर हम कहें कि यही इस समय प्राइमरी एजुकेशंस का यही हाल है, आप किसी भी जगह जाइए आपको प्राइमरी एजुकेशंस के हाल इसी तरह मिलेंगे। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ नजर क्यों नहीं गई या विकास इस तरह से कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि एजुकेशन में सबसे बुरा हाल है बिहार, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन ठेके पर शिक्षक बहाल हुए हैं, मार्कशीट के आधार पर हुए हैं, योग्यता कहीं आधार नहीं है। यहाँ पर पुलिस की बहाली होती है तो उसके लिए रिटन एग्जाम जरूरी है, लेकिन शिक्षक की बहाली के लिए रिटन एग्जाम की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से शिक्षा रसातल में चली गई है। पटना में इस नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है। सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देने से लेकर छठ के मौके पर पूरा पटना गंगा के तट पर शीर झुकाकर खड़ा रहता है। लेकिन इस जीवनदायिनी गंगा मैया की पावन धारा भी यहाँ मानो मैली हो गई है। कारखानों से निकलने वाली गंदगी और निकासी के अस्त व्यस्त सिस्टम ने यहाँ गंगा के वजूद पर ही खतरा पैदा कर दिया है। ये पटना में गंगा का किनारा है। काशी में जिस तरह जिंदगी से रची बसी है गंगा, उसी तरह पटना की जिंदगी में भी गंगा एक अहम रोल रखती है। लेकिन गंगा की क्या हालात इस वक्त पटना में है, ये आपको यहां से देखकर और पीछे की तरफ एक शहर की गंदगी को समेटे गिरता हुआ नाला आपको दिखेगा कि किस तरह से पूरे शहर की गंदगी को बिना परिशुद्ध किए या सीवेज प्लांट से हुए ये पूरा का पूरा गंदा पानी माँ गंगा की गोद में जा रहा है। गंगा जिसमें कहा जाता है कि इतनी जीवनदायिनी है कि उसके महीनों तक रखा हुआ पानी खराब नहीं होता, इस तरह के सैकड़ों नालों को अपने अंदर समेटती है और उनको गंगा में मिला देती है। चूंकि गंगा का किसी भी जातीय राजनीति में गणित नहीं है, इसीलिए गंगा की किसी को फिक्र नहीं है। हालांकि कुछ नेता चुनाव से पहले इस बात का दावा करते हैं कि वो गंगा को शुद्ध बनाने में कोशिश करेंगे और तमाम सीवेज प्लांट लगाएंगे। इसके नाम पर करोड़ों रुपए भी रिलीज होते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं किसी को मालूम नहीं। हमें नहीं लगता है कि कोई सरकार इसको लेकर के बहुत कंसर्न रही है। आप पटना में भी आप चले जाएं तो गंगा की स्थिति आपको बहुत अच्छी कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। और वैसे भी हमें लगता है कि इसे डेवलपमेंट से कनेक्ट करके कभी नहीं देखा गया। नदियों को, और खास करके गंगा तो सिर्फ नदी ही नहीं है, वहाँ धार्मिक आस्था भी जुड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो और डेवलपमेंट के लिए इससे भी इसे कनेक्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है इस तरह का कोई विजनरी लीडर बिहार में मिला नहीं। मुझे लगता है कि गंगा के बगैर पटना की कल्पना नहीं की जा सकती है। लाइफ लाइन है गंगा, और गंगा के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी ने कुछ किया नहीं। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो उन्होंने गंगा को पटना के करीब लाने की कोशिश की थी। गंगा पटना से 3-4 किलोमीटर दूर चली गई है, लेकिन बाद में उनका भी जो मुहिम था वो ठंडा पड़ गया। और आज हालत ये है कि गंगा की छाती पर, गंगा के सीने पर बहुमंजिली इमारतें खड़ी हो गई हैं। तो जो 60 गांठ है, मैंने कहा कि जो बिल्डर माफिया हैं और जो नौकरशाह हैं, उनके बीच जो याराना है वो गंगा के लिए काफी घातक साबित हो रहा है, और सरकार इसको गंभीरता से नहीं ली। गंगा कभी बिहार के चुनाव का मुद्दा नहीं बनी या देश के चुनाव का मुद्दा नहीं बनी, और शायद यही वजह है कि गंगा पटना से काफी दूर जा रही है, भाग। यही है वो मुद्दे जो पटना की पब्लिक की फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। सियासतदान वंशवाद से लेकर विशेष पैकेज जैसे मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन शायद जनता के लिए बच्चों की शिक्षा और शहर का विकास ज्यादा मायने रखता है। नहीं, हिंदुस्तान की तकदीर जिनके हाथों में होगी वही अरबपति करोड़पति जो 550 दिल्ली में बैठेंगे या पटना के 242 लोग असेंबली में बैठेंगे। ये हिंदुस्तान की गरीब जनता की, पीड़ित जनता, दलित जनता, सताए हुए लोग जिनको कहते हैं वंचितों की तकदीर बदलने के लिए ये लोग सामने आते हैं। अरबों अरबों रुपया खर्च हो रहा है। इसकी बुनियाद पर जो राजनीति डेवलप कर रही है उसमें वो कॉमन मैन
जिसकी 20 रुपये आमदनी 37 करोड़ है, ये तकदीर बदलने की इनकी हैसियत नहीं है, सलाहियत नहीं है। दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ करके उन गरीबों के आंख से आंसू ये पूछने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि हम एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके लोगों की तकदीर की बात करते हैं जिनको मालूम नहीं है कि गरीबी क्या होती है, भूखमरी क्या होती है, जिनके बच्चे बगैर इलाज के हिंदुस्तान में मर रहे हैं। हिंदुस्तान आज कहां पकड़ा है? पूरी दुनिया के अंदर सबसे नीचे पायदान पर एजुकेशन के मामले में है, हेल्थ के मामले में है। नीतीश कुमार के आने के बाद पहले फेज में एक सडन एक चेंज आया, लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले सुधरा, इसके बाद गांव में कुछ सड़कें भी बनी, कुछ हाईवेज बने, लेकिन उनके मेंटेनेंस वगैरह वाला साइड वो उसे अभी हम नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन जो चीजें नहीं हो रही थी वो हुए। स्कूलों में बिल्डिंग्स बनने शुरू हुए, ये सारी चीजें हुई। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि डेवलपमेंट के जो दूसरे यार्डस्टिक्स हैं, ये पब्लिक सेक्टर के ये जो एक्सपेंडिचर वाले साइड हैं वो हुए, लेकिन जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को प्रमोट करने के लिए जितने इंफ्रास्ट्रक्चरल जो संसाधन की जरूरत है, वो उन सारी चीजों को नीतीश कुमार की सरकार एड्रेस नहीं कर पाई। लोगों की माने तो बिहार के विकास पर असर पड़ने की एक बड़ी वजह राज्य का विभाजन भी रहा। जानकारों के मुताबिक झारखंड के अलग होने से प्राकृतिक संसाधनों के एक बड़े हिस्से से बिहार को महरूम होना पड़ा, और इसी ने राज्य की तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। बिहार के अंदर रिसोर्सेज, खासतौर से बिहार आफ्टर पार्टीशन, यानी ये जो झारखंड निकल गया, उसके बाद बिहार के पास तो कुछ बचा ही नहीं। पहले भी जो यूनाइटेड बिहार भी था, ये भी विडंबना है। लोगों ने कहा कि बिहार रिचेस्ट इन मिनरल है, लेकिन रिचेस्ट मिनरल जो कानून के मुताबिक जमीन के नीचे की चीज वो भारत सरकार की हुआ करती है, वो स्टेट की नहीं हुआ करती है। उसकी सिर्फ रॉयल्टी मिलती है, शेयर भी नहीं मिलता है। और बिहार की बहुत किस्मती रही है, जितने खनिज पदार्थ अनडिवाइडेड बिहार, सबका हेडक्वार्टर या तो दिल्ली में है, कलकत्ता में या बॉम्बे में। अब सारे जो रेवेन्यू आ रहे हैं, उसके जो सेल टैक्स आ रहे हैं, इनकम टैक्स आ रहे हैं, वो दूसरे स्टेट को मिल रहे हैं। और जमीन कहा जा रहा है कि बिहार सबसे रिचेस्ट है, हमको सिर्फ शेयर उसमें मिल रहा है। शेयर की बात जो है सबसे पहले लालू प्रसाद ने की थी। ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग बहस बार बार इस बात पर हो रही है। मनरेगा एक सरकारी कार्यक्रम है, जैसे कि पहले यहाँ बिल्कुल ही रोजगार नहीं थे, सरकारी स्तर पर भी ऐसा लोगों को कुछ नहीं मिलता था, तो वो अब कुछ मिलने लगा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूरी में जाता है, अगर उसके वो बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है और उसके बहुत ज्यादा उसके एम्बिशंस नहीं है, सिर्फ पेट भरने के लिए कोई बाहर नहीं जाना चाहता है, तो उस तरह की का जो पॉपुलेशन है वो उसमें कुछ ठहराव आया। विकास के साथ ही साथ एक और मुद्दा बिहार की सियासत में अहमियत रखता है, और वो है अल्पसंख्यक वोट बैंक, जिस पर हर पार्टी की नजर रहती है। अल्पसंख्यकों से वादे और उनके लिए दावे हर कोई करता है, लेकिन क्या ये वादे और दावे हकीकत की शक्ल अख्तियार कर पाए हैं? सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हमारे दस्तूर की और इस मुल्क के बुनियादी ढांचे में है वो, तो जो पार्टी कम से कम इसको जाहिरी तौर पर ही सही पकड़कर आगे बढ़ती है, उसका साथ हम देना इस मुल्क के मफाद में जरूरी समझते हैं। और लेकिन जाहिर है सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का मतलब है बराबरी, हिस्सेदारी, वो चीजें पूरे तौर पर नहीं हो पा रही हैं, और उसकी कोशिश हो रही है, और मुसलमान इसके लिए फिक्रमंद है। मुस्लिम समाज में दोनों तबके हैं, और हम लोगों की सोच ये है कि जो अपर तबका है वो भी पसमानदा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई ज्यादा पसमानदा है, कोई कम पसमानदा है। पटना में हमारे सफर के दौरान हर मोड़ एक नई कहानी और एक नया समीकरण बयां कर रहा था। कहीं पर किसी नेता की लहर का दावा था, तो कहीं लोगों को भरोसा था वादों पर, लेकिन इस सब के बीच कहीं झूठ रहा था, तो वो था लोगों का विकास और उनकी जरूरतों का पूरा होना। विकास की राजनीति नहीं, बल्कि विकास में राजनीति, यही मूल मंत्र गूंजता है राजनीतिक गलियारों में बिहार के। पिछले कुछ समय से लगातार लाखों की तादाद में बिहार के मजदूर दूसरे प्रांतों में मजदूरी के लिए जाते हैं, अपमानित होते हैं, और यहाँ रहने वाले गरीब लोगों तक न शासन पहुंचता है, न चिकित्सा, न शिक्षा, न दूसरी तमाम सुविधाएं जिनका वादा संविधान ने अपने आदमियों से किया था। ऐसे में श्रीकांत वर्मा की कुछ लाइनें याद आती हैं जो उन्होंने मगध के लिए लिखी थी
कि मगध में शोर है, मगध में अब शासक नहीं रहे, जो थे वो आलस्य, मदिरा और प्रमाद के कारण अब शासक होने लायक नहीं रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रो घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, पटना।